हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है एसएसटी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने जो है सीटेट से रिलेटेड जो है अपना सेंटर नहीं देखा है, तो वो जा करके जो है सीटेट की जो है वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर जा करके अपना सेंटर देख लीजिए कि आपका सेंटर जो है कहाँ कहाँ गया है। क्योंकि जो है इस बार जो है सेंटर जो है आपका जो है होम लोकेशन डालने के बाद भी जो है कई ऑफलाइन होने और पहले ऑनलाइन था, अब ऑफलाइन हो गया, तो ऑफलाइन की वजह से जो है कई लोगों का जो है सेंटर दूर दूर भेज दिया गया है। जैसे कानपुर के लोगों का जो है कई बार कई जगह जो है इलाहाबाद या फिर गाजियाबाद भी लोकेशन पे जो है उनका एग्ज़ाम जो है सेंटर दिया गया है। ठीक है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर गौर से ध्यान से सुनिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने जो है कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले जो है गाँव में रहना जो है आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वो जो है क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए 8000 साल पहले जो है मनुष्य ने जो है रहना शुरू किया था, मान लीजिए। ठीक है, तो वो 8000 साल पहले गाँव में रहना, बस्तियों में बसाना शुरू किया था। तो वो क्षेत्र जो है आसपास कौन सा क्षेत्र था? नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र था, सुलेमान तथा किरदर पहाड़ियों का क्षेत्र था, या गंगा यमुना दोआब था, दक्कन और कोंकण था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, जो पुरातात्विक विभाग ने जो है, पुरातात्विक लोग जो खोजबीन करते हैं, जो खुदाई करते हैं, जो पौराणिक जो है चीज़ों की जो है खोज करते हैं, उन्होंने जो है सुलेमान पहाड़ियाँ तथा किरदर पहाड़ियों से जो है इस तरीके के जो है वहाँ से साक्ष्य प्राप्त किए थे। ठीक है, ये सुलेमान की पहाड़ियाँ जो है ये स्थित है अफगानिस्तान में, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में है। ठीक है, और ये किरधर की पहाड़ियाँ जो है ये जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक, आपने जो है मेहरगढ़ जो है एक जो है क्षेत्र देखा होगा, मेहरगढ़ जो है सुना होगा, मतलब हड़प्पाई जो है सभ्यता से संबंधित है क्षेत्र है। यहाँ पे भी जो है पुरातात्विक जो है साक्ष्य मिले हैं। ये मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों में जो है बस्तियाँ बसने का जो है साक्ष्य मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ध्यान रखिएगा, मगध के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस 4 दिया हुआ है। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र है, गंगा का जो है उत्तरी क्षेत्र है, या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र है? तो देखिए जो है मगध जो है ये जो क्षेत्र आज के समय में अगर देखा जाए तो ये पटना और गया वाला क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, ये पटना और गया का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये इस मगध की जो है राजधानी हुआ करती थी, ये आपको याद रखना है। मगध की पूछा जाएगा मगध की राजधानी क्या हो थी, तो वो है गिरि वज्र। ध्यान रखिएगा, गिरि वज्र जो है यह इसकी राजधानी थी। और ठीक है, इस मगध का जो है जिक्र जो है एक वेद में भी मिलता है, वो है अथर्व वेद। ध्यान रखिएगा, इस जो है अथर्व वेद, तो इस मगध का जो है जिक्र अथर्व वेद में भी मिलता है। तो इसका सही आंसर है गंगा का जो है दक्षिणी क्षेत्र है। तो पटना और गया जो है गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर ए नंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मगध जो है उत्तर भारत का, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का जब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, और 16 महाजनपदों में से, ठीक है, जहाँ महाजनपदों का जिक्र किया जाता है इतिहास में, तो 16 महाजनपद हैं, और उन 16 महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से सारे फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरत जो है लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। वे जो है लोग कहाँ रहते थे? तो देखिए भरत जो है वो लोगों का समूह था। ये लोगों का समूह कहलाता है, अगर जो है इस नाम से जो है ज़्यादातर लोग परिचित होंगे, जिन्हें कहते हैं आर्य। आर्य लोग थे, ध्यान रखिएगा, इनको आर्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था ऋग्वेद में इनका जो है जिक्र मिलता है। ठीक, तो ये क्षेत्र था उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र। अगर जो है नदियों के दृष्टि से पूछ ले तो ये सरस्वती यमुना नदी के जो है आसपास रहने वाले लोग थे। सरस्वती, ठीक है, सरस्वती नदी और यमुना नदी के जो है आसपास यमुना नदी। ठीक है, ये भी आपको जवाब दिया जा सकता, मतलब ऑप्शंस में ये भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आर्यों के जो है 5 कबीलों का जो है ऋग्वेद में जो है आर्यों के कितने कबीलों का जो है वर्णन किया गया था? तो 5 कबीलों का वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद की जो है मूल रचना जो है किस भाषा में हुई थी? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
जो है सबसे पुराना वेद है, 4 वेदों में से पहला सबसे वेद है ऋग्वेद। तो जो है इसकी जो है भाषा थी वो है संस्कृत भाषा में रचना हुई थी, ठीक है। ये प्रथम वेद है। इस ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा 10 मंडल हैं, ठीक है। 9वें मंडल में जो है सोम देवता का जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा 9वें मंडल में जो है सोम देवता का जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है 10-28, ठीक है, 10-28 सूक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा सूक्तियाँ हैं। और करीब करीब 10,500 जो है 80 जो है मंत्र दिए गए हैं। और ये जो है ऋग्वेद जो है आमतौर पे जो है देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं, ध्यान रखिएगा देवताओं के लिए जो है याद करने वाले स्तुति के मंत्र दिए गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो है सामवेद है, उसमें जो है संगीत के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ध्यान रखिएगा आखेटक मतलब है जो जंगलों में रहते थे, है ना, जो शिकार करके जो है अपना भोजन मतलब करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, ये इसके घूमते रहने का कारण नहीं था, या उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ठीक है, या फिर संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों के में संघर्ष करना मतलब युद्ध एक जैसा, या जल संसाधनों की खोज। तो जो देखिए आखेटक जो होते थे पुरा पाषाण काल के लोग जो रहते थे वो गुफाओं में रहते थे, आखेटक की तरह रहते थे, अपना भोजन जो है आमतौर पे शिकार करके जो है अपना भोजन निर्वाह करते थे, ठीक है। ये टाइम पूरा पाषाण जो है टाइम पीरियड था, ये सबसे लंबा टाइम पीरियड था, ये मानव सभ्यता का प्रारंभिक टाइम पीरियड था। तो ये जो प्रारंभिक टाइम पीरियड था इसमें जो है जो भी मतलब मानव सभ्यता थी उसमें जो है आखेटक जितने भी थे वो जो है समूहों में नहीं रहते थे, ध्यान रखिएगा वो समूहों में नहीं रहते थे, ठीक है। ऐसा नहीं रहता था कि मतलब पूरे गांव के गांव बस्ती के बस्ती बसा करके रहते हों, ठीक है, एक एक परिवार 2 परिवार आपस में रह रहे हों और वो आखेटक की तरह रहते थे, ठीक है, भोजन की तलाश में रहते थे। आज यहाँ भोजन मिल गया तो यहाँ है, कल वहाँ भोजन मिल गया दूसरी जगह मिल गया, जल की कमी हो गई मान लीजिए नदियाँ सूख गई तो दूसरी जगह चले जाते थे। तो इनके बीच में जब समूहों में रहते थे तो इस तरीके का जो है संघर्ष का भी जो है पूरा पाषाण काल में किसी तरीके का जिक्र नहीं हुआ, ना ही किसी तरीके का हथियारों का जिक्र हुआ है, लड़ने वाले हथियारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है आंसर सी आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन के दौरान जो है किस जो है राजस्व जो है बंदोबस्ता के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उन्हें कंपनी को जो है अदा करने की जिम्मेदारी जो है गांव की मुखिया को सौंपी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो है 4 ऑप्शन है, ये चारों जो है कर जो है मतलब लगान लेने की जो है व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है व्यवस्था की गई थी। जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो है आंसर है गांव के मुखिया को जो है सौंपी गई थी वो है महलवाड़ी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा ये महलवाड़ी व्यवस्था जो है भारत के जो है 30% भाग पर, ध्यान रखिएगा भारत के 30% जो है हिस्से में जो है लागू की गई थी। इसमें जो है कर जो है मान लीजिए कर अदायगी का जो है कार्य था वो गांव के मुखिया का प्रमुख जो है जिम्मेदारी हुआ करती थी। और मुखिया जो है भूमि पर जो है गांव का समुदाय ग्राम समुदाय का जो है सामूहिक अधिकार हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो है गांव का मुखिया जो है अपने सभी जो है गांव के जो है मतलब गांव के लोगों से जो है कर इकट्ठा करता था और फिर वो जाकर के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है मतलब वो राजस्व में जमा कर देता था, ठीक है। तो इस तरीके से चलता था। ये जो है क्षेत्र था ये आमतौर पे पंजाब और मध्य प्रांत में जो है ये स्थित था, मध्य प्रांत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गांव के मुखिया के जो है कौन सा कर जो है प्रणाली से के तहत जुड़ा हुआ था, वह महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त में जो है स्थायी जो है कर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने जो है मतलब अधिकारियों ने जो है एक स्थायी जो है कर प्रणाली लागू कर दी थी कि मान लीजिए कि जो है खेती का जो है 50% जो है लगान चाहिए। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मुझे इतना लगान चाहिए। अब इस बंदोबस्त प्रणाली का जो है कर प्रणाली की जो है कुछ कमियां थी। कई बार जो है होता था कि बारिश नहीं हुई या फिर किसी तरीके की कोई जो है खेती में कमी आ जाती थी तो खेती बाड़ी हो नहीं पाती थी। जब होती नहीं थी तो क्योंकि कर तो उनको देना ही है 50%। अब मान लीजिए खेती में ही मान लीजिए मान लेते हैं कि किसी के पास 1 बीघा जो है खेत था और उसने 10 कुंतल जो है अनाज पैदा किया।
अब 5 कुंतल अनाज जो है उसको चाहिए होगा। अब गलती से जो है इस बार खेती इतनी खराब हुई कि 5 ही कुंतल अनाज हुआ, और 5 कुंतल अनाज का मतलब है कि 2.5 बोरी जो है वो रख लेगा, गवर्नमेंट रख लेगी। तो इससे जो है उनके पास 2.5 बोरी होगा, तो 2.5 बोरी में वो क्या परिवार पालेंगे, किस तरीके से रहेंगे, ये जीवन यापन रहे उनका खराब। तो ये इसमें जो है बहुत सारी समस्या हुआ करती थी। तो फिर धीरे धीरे जो है इस समस्या का निवारण करने के लिए दूसरी कर प्रणाली अपनाई गई, जो जमींदारी प्रणाली थी। तो जमींदारी में क्या होता था कि इसमें जो है कुछ जो है लोगों को जो है जमींदारी बना दिया जाता था, ठीक, कि मतलब जमीनें मतलब बेची जाती थी, है ना, उसके तहत पे मतलब रेंट पे दिया जाता था कि 5 साल के लिए जो है ये इस गांव की जो है ज़मीन ले लीजिए। तो जो अमीर लोग हुआ करते थे वो ज़मीन ले लेते थे वहाँ की, ठीक है, और फिर उस जो है उसी किसान को जो है खेती करवाते थे, उससे कर मतलब उससे अनाज लेते थे, उसी से अदा करते थे, ठीक है। तो ये इससे क्या होता था कि जमींदार जो लोग होते थे वो जो है किसानों का शोषण बहुत अधिक करते थे, ठीक है। मतलब उनको किसी भी हाल में जो है पूरे जो है लगान चाहिए तो नहीं देते थे, तो उनकी ज़मीन हड़प लेते थे, उनको मारते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है व्यवस्था बदलती रही, फिर धीरे से ये सारी जो है मान लीजिए कल राजस्व जो है बंदोबस्त के तहत लाई गई थी, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस दे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है मरुस्थल जो है मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए मरुस्थल जो है, एक तो मरुस्थल होता है शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल। और एक होता है जो है मान लीजिए जो नॉर्मल मरुस्थल होता है, ग्रीष्म मरुस्थल उसे कहते हैं, ठीक है। तो जो बालू वालू जहाँ होता है, शीत मरुस्थल में जो है बर्फ़ ज़्यादा होती है, ग्रीष्म मरुस्थल जैसा आपने मरुस्थल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा एक मरुस्थल का उदाहरण है। तो देखिए ये इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख में जो है एक शीत मरुस्थल जो है क्षेत्र है। ये जम्मू कश्मीर में जो है हिमालय और काराकोरम श्रेणी के जो है बीच में जो है इस क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक। जो बाकी अन्य ऑप्शन है, ये सुंदरबन का जो है ये एक जो है पश्चिम बंगाल में डेल्टा का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा का क्षेत्र है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा क्षेत्र है सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र। कोंकण जो है ये तटीय क्षेत्र है, ये केरल का जो है तटीय क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, केरल का जो है एक तटीय क्षेत्र है। पश्चिमी घाट जो है ये जो है भारत के जो है पश्चिमी एरिया में जो है एक तरीके से जो है तापी नदी से जो है नीचे तक जो है एक बेल्ट पाई जाती है, जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है। ये पर्यावरणीय दृष्टि से जो है बहुत ही सघन एरिया है, ठीक है, और अच्छा है मतलब जलवायु की दृष्टि से, है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप जो है समूह जो है स्थित है। तो ये लक्षद्वीप जो है समूह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत का जो है अगर ये मैप हम दक्षिणी क्षेत्र को देखें तो जो है ये यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है द्वीप पाए जाते हैं, बहुत सारे टापू छोटे छोटे जो है आइलैंड हैं, ठीक है। तो ये है, यही लक्षद्वीप है। तो देखिए ये लक्षद्वीप जो है हिंद महासागर, इस तरफ जो है हिंद महासागर है, या इस तरफ जो है अरब सागर है, या इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, या दक्षिणी चीन सागर है। तो देखिए इसका सही आंसर है इधर है अरब सागर, ध्यान रखिएगा, ये अरब सागर क्षेत्र है। ये जो है आपका हिंद महासागर क्षेत्र, और ये जो है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 तरफ से ये इस तरीके से घिरा हुआ है भारत, ठीक। और ये श्रीलंका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में जो है पाया जाने वाला जो है कंपोस्ट, ये है क्या आखिर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोस्ट जो है ये एक छोटी छोटी घास होती है, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी जो है घासेस होती है, घास होती है, ठीक है। तो ये है क्या, ये उष्णकटिबंधीय है, ये एक जनजातीय है। तो आंसर तो आपको पता ही है, ये एक घास है। तो इसका आंसर है जो ये आपको याद रखना है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है ब्राज़ील का ये क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय जो है ये घास का मैदान है, छोटी छोटी घास के मैदान से हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसमें से और भी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा सवाना जो है घास है, जो अफ्रीका में पाई जाती है, ये भी एक उष्णकटिबंधीय है जो है घास है, ध्यान रखिएगा, सवाना घास जो है उष्णकटिबंधीय घास है। और दूसरा जो है लानोस, ध्यान रखिएगा, लानोस जो है ये भी एक उष्णकटिबंधीय घास है, वेनेजुएला में पाई जाती है। ये आपको नाम और जो है जगह का नाम ये दोनों याद रखना है, वेनेजुएला, ठीक, और कोलंबिया, ये 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, कोलंबिया, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अब अगर देखिए कई बार जो है आपने पढ़ा होगा उष्णकटिबंधीय हो गए, अगर जो है पूछ ले कि शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, मैं लिख देता हूँ, शीतोष्ण जो है कटिबंधीय घास कौन सी है। तो देखिए कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। तो आपने सुना होगा प्रेयरी,
प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। प्रेरी और पंपास, देखिए पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। प्रेरी और पंपास। डाउन्स, ध्यान रखिएगा, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है घास के मैदान, ठीक है। और स्टेपी तुल्य जल, स्टेपी जो है घास के मैदान है, ये कहाँ पाई जाती है, ये रूस में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एशिया में पाई जाने वाली घास है, छोटी छोटी घास के मैदान है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो है घास के मैदान है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। वेल्ड जो है कहाँ पाई जाती है, वेल्ड तो ये दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये सारी जो है घास के मैदान आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता जो है बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए कोलकाता बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर देना है आपको। तो इसका सही आंसर है, देखिए हुगली नदी। ध्यान रखिएगा, कोलकाता का जो है बंदरगाह है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और ये बंदरगाह जो है मतलब ये जो है नदीय एवं जो है ज्वारीय बंदरगाह है। तो अगर जो है क्वेश्चन पूछ ले कि ज्वारीय बंदरगाह जो है कौन सा है भारत में, तो कोलकाता जो है बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वार जब है उठता है, मतलब ज्वारीय जो है ज्वार भाटा जब आता है, जब जो है समुद्र में जो है नदी क्षेत्र में जब पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो है यहाँ पे जो है मतलब जो जहाज़ होते हैं वो आवाजाही होती है, ठीक है, ठीक। और इस पर जो है बना हुआ, ध्यान रखिए, हुगली नदी पे एक फरक्का बांध बना है। ध्यान रखिएगा, एक हुगली नदी पे फरक्का बांध बना हुआ है, बैराज जिसे कहते हैं, ठीक है। इसी बैराज से जो है पानी के जल को जो है नियंत्रित किया जाता है। मान लीजिए जब हमें ज़रूरत होती है तो हम जल छोड़ देते हैं, है ना, जब हमें ज़्यादा होता है तो हम जल को जो है खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में जो है किस महाद्वीप पर जो है सबसे कम जो है जनसंख्या पाई जाती है। देखिए किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया जो है, अफ्रीका। देखिए एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा देश जो है यहाँ पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रियाँ यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन यहाँ पे है, ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है सबसे यहाँ पे है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम पॉपुलेशन वाला महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो है पॉपुलेशन उतनी है जितनी जो है हमारे यहाँ रेलवे का फॉर्म भरते हैं बच्चे, करीब करीब जो है 3 करोड़ के अप्रॉक्स जो है यहाँ की पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है। तो सोचने वाली बात है। चलिए, हमारे यहाँ इतने तो बेरोजगार केवल एग्ज़ाम भर रहे हैं। चलिए, बढ़िया बात है। लद्दाख में जो है पाए जाने वाले जो है गम्पास, देखिए ये लद्दाख में जो पाए जाने वाले गम्पास जो है ये है क्या, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो गम्पास ये बौद्ध जो है विहार है, या मंदिर है, या बकरी की जो है एक प्रजाति है, या शॉल की जो है किस्म, या बौद्ध भिक्षुओं को जो है गम्पास कहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है ये बौद्ध मंदिर कहलाते हैं गम्पास। ध्यान रखिएगा, गम्पास, या फिर इसको जो है एक और नाम पे बोलते हैं गोम्पा, गोम्पा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, या फिर इन्हें गोम्पा अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये गलत मत करिएगा, ठीक। गोम्पा जो है इसको जो है, तो ये जो है तिब्बती शैली पे बने होते हैं, पहाड़ों के में मतलब पहाड़ों को काट करके जो है एक तरीके से जो है मंदिर बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षु जो है अपना जो है ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, ठीक है। और ये जो है भारत में लद्दाख के अलावा जो है और भी जगह पाए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में आपको इस तरीके से जो है बौद्ध विहार मतलब मंदिर मिल जाएंगे, और जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है उद्योग अक्सर जो है आधुनिक उद्योगों की जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखिए आधुनिक जो है मॉडर्न जो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है आधुनिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात, इस्पात, इसका सही जवाब देना है। तो देखिए इसका सही आंसर है इस्पात। ध्यान रखिएगा, इस्पात जो होता है, स्टील जो होता है, वो आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, और ये किसी भी देश की आधारभूत जो है मतलब उद्योग को खड़ा करने में जो है मदद करता है, ठीक है। इसके बिना मतलब एक आधुनिक उद्योग का जो है मतलब संभव ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस्पात में जो है इंडिया जो है सेकंड नंबर पे। ध्यान रखिएगा, इस्पात जो है इंडिया सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे है चाइना। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, ये आपको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक खेती क्या होता है, जिसे जैविक खेती कहते हैं। आपको सभी को ये आंसर बहुत आसानी से पता होगा।
फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खेती में जो है जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, नेचुरल जो है खादों का प्रयोग किया जाता है, ना कि जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। अगर क्वेश्चन ऑप्शन आ जाए कि कम से कम प्रयोग किया जाता है तो ये भी गलत है, कम से कम नहीं, बिल्कुल। ऑर्गेनिक फिर मतलब ही क्या हुआ? तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में जो है संशोधन किया जाता है, मतलब उसके जो है जेनेटिक छेड़छाड़ किया जाता है। जैसे बीटी बैगन को छेड़छाड़ करके जो है बीटी बैगन लेके के आया गया था, ठीक है, तो ये भी गलत है। प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है और जो है पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड जो है आमतौर पे मिट्टी में नहीं प्रयोग किया जाता, पौधों के ऊपर जो है पत्तियों में जो है कीड़े लग जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अलाउ है, ठीक है, क्योंकि पत्तियों को तो भाई उससे बचा नहीं सकते ऑर्गेनिक चीज़ों से, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक खाद में जो है 100% जो है ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करने वाला कौन सा स्टेट है हमारा? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है, भारत का जो है सिक्किम जो है राज्य है, ठीक, वो और 100% जो है ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है राजनीतिक सत्ता, ध्यान रखिएगा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है कौन माना जाता है? तो देखिए, भारत में जो है राजनीतिक सत्ता, भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में क्या होता है? जनता ही जो है सबसे बड़ा जो है राजनीतिक सत्ता का जो है प्रमुख स्रोत होता है। जनता के द्वारा ही जो है सरकार चुनी जाती है। तो इसका आंसर ए नंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो है संविधान की उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल के बारे में है, ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए। तो उद्देशिका में जो है एक ही बार, अब तक एक बार जो है संशोधन किया गया है, हाँ ठीक। तो और वो संशोधन कौन सा है? तो वो संशोधन है, चार ऑप्शंस गौर से देखिए, 17वां, 24वां, 42वां और जो है 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो देखिए, इसमें जो है उद्देशिका में जो पहला संशोधन हुआ था वो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा, ध्यान रखिए 1976 द्वारा जो है इसमें 3 जो है शब्द जोड़े गए थे, जो है समाजवादी जो है शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष जो है शब्द जोड़ा गया था, और अखंडता, ये 3 जो है शब्द जो है जोड़े गए, अखंडता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग जो है संविधान की जो है आत्मा कहलाता है? देखिए, संविधान की आत्मा जो है किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा जो है मूल अधिकारों को कहते हैं, या राज्य के जो है नीति के निदेशक तत्व को कहते हैं, डीपीएसपी जिसे कहा जाता है, या उद्देशिका को कहा जाता है, जो मैंने अभी बताया है, या फिर जो है संविधानिक जो है उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं रिट्स, तो इसे कहते हैं। तो देखिए, इसको जो है भारत की संविधान की आत्मा जिसे कहा जाता है वो है उद्देशिका, ध्यान रखिएगा, उद्देशिका को जो है इसको जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान के उपचारों का अधिकार अगर क्वेश्चन पूछ ले, रिट्स, ध्यान रखिएगा, ये है रिट्स, आर्टिकल जो है 32 में इसका जिक्र है, ठीक है, अनुच्छेद 32 में, ठीक है। और अगर रिट्स के बारे में बात कहे तो रिट्स के बारे में जो है अंबेडकर ने, ध्यान रखिएगा, अंबेडकर ने जो है इसे संवैधानिक जो है उपचारों का अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अंबेडकर के अनुसार अगर पूछा जाए, जब खास तौर से जिक्र हो कि अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपको जो है आंसर डी मार्क करना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिंपल सा कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कही जाती है, तो आपको आंसर देना है उद्देशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो है संविधान कैसा है? तो देखिए, भारत का जो है संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, या अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है? तो देखिए, भारत का जो है संविधान जो है ये कैसे डिसाइड होगा कि वो कठोर है कि लचीला है, क्या है, किस तरीके से है? तो देखिए, इसका जो है इसका मतलब ये डिसाइड होता है कि हमने जो है संविधान, जो हमारा संविधान है उसमें हमें संशोधन, कुछ नया ऐड करना है या कुछ हटाना है, तो उसमें संशोधन करने की शक्ति कैसे दी गई है, करने की शक्ति कैसी दी गई है, ठीक है। क्या वो शक्ति इतनी आसान है कि हम आसानी से जो है कोई भी क्लॉज या कोई भी आर्टिकल हटा सकते हैं, या क्या आसानी से इतना हार्ड दिया गया कि उसमें हमें कुछ भी ऐड करना हो तो बड़ा मुश्किल हो? मान लीजिए, देखिए, जैसे अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही हार्ड माना जाता है, संशोधन करना उसमें बहुत ही मुश्किल कार्य है। और उसी तरीके से जो ब्रिटेन का जो है संविधान है वो इतना सिंपल है, क्योंकि ब्रिटेन का तो कोई संविधान ही नहीं है अपना लिखित, है ना, वो तो मुंह से चलता है, बातों से चलता है। तो मतलब इतना मतलब
मतलब लचीला है कि मतलब कोई भी कैसे भी संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो दिया गया है, इसका आंसर डी है, अंशतः कठोर और अंशतः कठोर। भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अंशतः कुछ हद तक कठोर है और कुछ हद तक लचीला है। अच्छा, कैसे कह सकते हैं ये लचीला है और क्या है, तो इसको देखते समझ लेते हैं, छोटे से पॉइंट से समझेंगे। तो मैंने अभी बताया कि संविधान में जो है संशोधन करने की शक्ति से डिसाइड होता है कि वो जो है वहाँ का संविधान कैसा है। तो देखिए हमारे जो है संविधान में जो है 368 जो है प्रावधान दिया है आर्टिकल, जिसमें जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके तहत जो है 3 जो है प्रावधान है। एक जो है साधारण बहुमत द्वारा जो है हम जो है इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं, और एक जो है हम विशेष बहुमत द्वारा जो है हम संशोधन कर सकते हैं, और एक जो है विशेष जो है बहुमत के साथ साथ जो है राज्यों का जो है हमें आधे से ज़्यादा राज्यों का जो है अनुसमर्थन चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत में मतलब है कि बस केवल 50% से जो है अधिक जो है हमें जो है मतलब हमने कोई बिल पेश किया और हमें 50% से अधिक जो है हमें वोटिंग मिल जाए तो हम जो है उसमें संशोधन कर सकते हैं। विशेष में जो है हमें जो है पूरे जो है संविधान में उपस्थित लोगों का जो है 2/3 सदस्यों का जो है बहुमत चाहिए होगा हमें। ठीक है, और विशेष में क्या है, 2/3 तो चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का जो है भी हमें समर्थन चाहिए। तो इस तरीके से, तो ये अगर जो तीसरे नंबर के हम बात करें तो ये जो है बहुत ज़्यादा हद तक कठोर हो जाता है, कोई ना कोई जो है अड़ंगा मारता ही मारता है। ये कुछ हद तक जो है विशेष जो है मतलब विशेष बहुमत द्वारा जो है ये 2/3 जो है पारित हो जाना आसान है। ठीक है, अगर विधेयक जो है सही है। साधारण नॉर्मली होता है जो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से जो है सीधा संबंध रखता है। देखिए बालकों के नियोजन से संबंध बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 19, 17, 23 और 24 ये सारे अनुच्छेद हैं, नंबर नहीं गिन रहा हूँ। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 है। तो देखिए ठीक, तो बालकों से जो है सीधा संबंधित रखता है, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। ध्यान रखिएगा, बालकों का नियोजन से सीधा संबंधित रखता है। इसमें जो है ये जो है बच्चों के शोषण से रोकता है, बच्चों के शोषण से बचाता है, बच्चों के शोषण, ठीक है, ये शोषण से बचाता है, बच्चों के रोकता है। ठीक है, मान लीजिए जो है 14 साल से कम, ध्यान रखिएगा 14 वर्ष से जो है कम आयु के जो है कम आयु के बच्चों को जो है किसी भी जो है कारखाने में कार्य करने से रोक लगाता है। ध्यान रखिएगा 14 साल से अगर मान लीजिए किसी के कारखाने में 14 साल से बच्चा जो है कार्य कर रहा है तो उसे शोषण माना जाएगा। ठीक है, एक तरीके से बच्चे का, देखिए 14 साल के बच्चों को अपने अधिकारों का नहीं पता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरे लोगों को जो है 500 रुपये दिया जाएगा तो इसको जो है 300 रुपये में रख लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं उससे मजदूरी मेहनताना तो पूरा ले लेते हैं, लेकिन शोषण तो कर रहे हैं ना। तो यही है, शोषण जो है नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके जो है कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है डी नंबर है। ठीक है, और जो है आर्टिकल जो है 23 जो है, इसमें 2 आर्टिकल जो हैं ये बच्चों से संबंधित है। 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, और जो 23 है वो है मानव के दुर्व्यापार, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किसी को जो है यहाँ से खरीद फरोख्त, आदमियों की खरीद फरोख्त होती थी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाता है। ठीक है, इससे गैर कानूनी है। ठीक है, और बच्चों के जो है बालात श्रम, किसी को जो है मान लीजिए अपने यहाँ छोटा बच्चे को जो है नौकर रख लेना, मजदूरी कराना उससे, तो ये जो है श्रम, ये कारखाने पर रोक लगाता है। ध्यान रखिएगा, कारखानों पे जो है रोक लगाता है बच्चों के कार्य करने पे 14 साल से कम। ठीक है, और ये जो है बालक के जो है बालक जो है श्रम जो होता है, बालात श्रम जिसे कहते हैं, बालक के कार्य करने पे जो है प्रतिषेध लगाता है कि ठीक है कम उम्र के बच्चों को जो है घर में जो है शोषण करना, इस तरीके से। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी रिलेटेड है। ठीक, ह्यूमन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों से जो है संबंधित संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया डिफरेंट तरीके से। तो देखिए आर्टिकल जो है 24 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अस्पृश्यता से रिलेटेड है अनुच्छेद 14, अनटचेबिलिटी। ठीक है, और ये जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है आरोप जो है संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो अनुच्छेद 61 में बताई गई है।
अनुच्छेद, आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, और टोटल ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, मुश्किल से अगर जज करूं तो मुश्किल से जो है टोटल 25-30 मान लेते हैं, 30 आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है, तो वो आज मैं जो है शाम तक जो है मैं आपको जो है पॉलिटी से जो है टॉप 100 जो है क्वेश्चंस जो है आप दूंगा। ठीक है, आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पॉलिटी जो है इसके बाद 0 से हीरो हो जाएंगे आप पॉलिटी में, आपको एक भी क्वेश्चन जो है दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसके बारे में जिक्र पहले बताता हूँ। महाभियोग का जो है प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में जो है दिया गया है, और ये प्रक्रिया जो है ये संसद के जो है किसी भी सदन द्वारा जो है सदस्यों द्वारा पारित किया जा सकता है। इसको मतलब देखिए, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ये राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इसको पेश करना वो संसद के लोकसभा में या राज्यसभा किसी में भी जो है इसके से संबंधित हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, लाया जा सकता है। मतलब लोकसभा में भी ले आओ या राज्यसभा में ले आओ। अगर लोकसभा में लाते हो तो लोकसभा में अगर लाते हो तो राज्यसभा जो है इससे संबंधित जो है मान लीजिए, ठीक है, वो केस की जांच करेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, वो राज्यसभा जो है उससे संबंधित केसों की जांच भी करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसको हटाने के लिए 2/3 जो है सदस्यों द्वारा जो है ये पारित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों द्वारा जो है 2/3 सदस्यों द्वारा जो है ये पारित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इतने फैक्ट्स आप जान गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक जिसे कहते हैं महालेखा, जिसे कहते हैं कैग, और कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, कैग की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये कैग काम क्या है? तो ये जो होता है भारत सरकार के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, भारत के जो है सरकार के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, लेखा होता है, लेखों का उन जो है अकाउंट्स का परीक्षण करता है। ध्यान रखिएगा कि मतलब वो सारे जो है डेटा जो है, जो पैसा एकत्र किया गया, ऐसा तो नहीं है कि चुरा रहे हों आपस में बैठ करके। तो जहाँ जहाँ से जितना भी कलेक्शन होता है अमाउंट का, ब्याज से लेकर के सारा पैसे का लेखा जोखा करता है, और उससे संबंधित जितनी भी रिपोर्ट बनाता है वो राष्ट्रपति को देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के जो है भारत सरकार के लेखों अकाउंट्स का जो है लेखा परीक्षण करने के बाद जो है वो जो है रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करता है? तो वो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। इसका जो है कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और जो है इसकी अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जो है राज्य विधानसभा का जो है सर्वाधिक जो है सदस्य संख्या है? तो ध्यान रखिएगा, मतलब किस राज्य में जो है विधानसभा का जो है सर्वाधिक वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर देखिए, विधानसभा में जो है सबसे ज़्यादा संख्या है 403 है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसके बाद जो है शायद 48 जो है ये है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन सही है, इसमें से देखना है। तो धन विधेयक के संबंध में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, या धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ये संसद के जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक के संबंध में जो है, धन विधेयक के बारे में जो है परिभाषा जो दी गई है वो है आर्टिकल 110। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 110 के बारे में जो है बताया गया है कि धन विधेयक क्या होता है ना, और इसको कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक को जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के मामले में जो है राज्यसभा की शक्तियाँ बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं इनफैक्ट। ठीक है, मतलब ये प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। लोकसभा से पारित हो जाने के बाद जो है राज्यसभा में दिया जाएगा धन विधेयक, लेकिन ये राज्यसभा केवल 14 दिन ही अपने पास रख सकता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को 14 दिन के अंदर जो है उस धन विधेयक में या तो कुछ सुझाव देने हैं, या तो नहीं देने हैं, या तो वैसे ही स्वतः पारित कर देने। अगर मान लीजिए कि उस 14 दिन के बाद लंबा टाइम पीरियड खिल जाता है तो भी उसे पारित ही माना जाएगा। अगर जो है मान लीजिए राज्यसभा उसमें कुछ सुझाव देना चाहता है और लोकसभा मना कर दे कि उस सुझाव को नहीं मानेंगे, तो वो नहीं माना जाएगा अनुअल, मतलब वो माना जाएगा लोकसभा का ही माना जाएगा, राज्यसभा के सुझाव को मना कर दिया जाएगा। और राज्यसभा अगर अपने पास रख लेता है तो भी जो है वो स्वतः अपने पास लोकसभा के पास वो बिल फिर से आ जाएगा और उसे पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा की शक्ति किसी भी रूप में जो है वहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
और धन विधेयक है या नहीं ये कौन निर्णय करता है? तो देखिए ये निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा ये लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपको याद है, लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय से जो है कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से जो है कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और किसी भी उच्च न्यायालय को और उपयुक्त सभी को। तो देखिए इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति को जो है विधि से संबंधित जो है कोई प्रश्न जानना है, कोई प्रश्न जो है पूछना है या कोई परामर्श लेना है तो आर्टिकल 143 में जो है ये प्रावधान दिया गया है। ये आर्टिकल आपको याद रखना है और ये बात भी आपको याद रखनी है। तो वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो परामर्श ले सकता है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के अलावा और कोई परामर्श लेने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। चलिए जो है मिड डे मील जो होता है, मध्याह्न जो है आप अल्पाहार जो है कार्यक्रम के तहत जो है सकारात्मक प्रभाव पर जो है चर्चा करनी है। और इसमें से जो है कौन सा जो है सकारात्मक जो है परिणाम नहीं है या तथ्य नहीं है? तो देखिए विद्यालयों में जो है गरीब बच्चों के नामांकन में देखिए मिड डे मील इसलिए लाया गया था कि जो है गरीब बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है वो स्कूल में खाने के लिए उनको एक तो पौष्टिक आहार मिले स्कूल में, और उससे जो है स्कूल में वो खाने के चक्कर में आए, पौष्टिक आहार भी खाएं और बच्चों का जो है स्कूल में जो है एक तरीके से जो है स्कूल में जो है उनका नाम मतलब उनका नाम लिखा जाए और वो पढ़ाई भी करें। ठीक है। नामांकन दर्ज स्कूलों विद्यालयों में जो है नामांकन दर्ज करने के उद्देश्य से जो है ये लाया गया था। ठीक है। जो है ये जातिवादी और पक्षपात जो है कमी आई थी। देखिए जब जो है विभिन्न जो है जातियों के लोग जो है स्कूल में पढ़ेंगे और जब एक विभिन्न जातियों के लोग जब स्कूल में खाएंगे एक साथ बैठ करके तो उससे कहीं ना कहीं जो है जाति जो है पूर्वाग्रह में कमी आएगी। ठीक है। ये निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वो खाली पेट नहीं है। देखिए खाली पेट जो है भजन नहीं होता, ये आपने सुना होगा। तो जब खाली पेट होता है तो बच्चे जो है पढ़ने में मन नहीं लगाते, इसलिए जो है खाली उनको जो है मिड डे मील दिया जाता है ताकि जो है वो पढ़ाई में ध्यान लगा सके। ठीक है। ये भी सही है। निर्धन जो है बच्चे परीक्षाओं में जो है अच्छे अधिक अंक प्राप्त कर सके, तो ये इसका मूल जो है लक्ष्य नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कश्मीर को जो है शेष भारत से जोड़ने वाला जो है कौन सा दर्रा है? तो देखिए जोजिला, बनिहाल, लिपुलेख और बेलन दर्रा। तो देखिए ये जो है बनिहाल दर्रा जो है कश्मीर को जो है शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से जो है क्रेटर निर्मित झील किसे कहते हैं? तो देखिए क्रेटर क्या होता है? एक तरीके से जो है गड्ढा होता है, प्रकृति द्वारा निर्मित एक तरीके से गड्ढा होता है। ठीक है। उस गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो उसी को कहते हैं क्रेटर झील। ठीक है। अब देखिए जब ज्वालामुखी जो है, मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी जब क्रिया होती है और जब ज्वालामुखी यहाँ से जो है मैग्मा जो है बाहर निकलता है इस छेद से, तो ये जो है फट जाता है और फट करके जो है बहुत बड़ा जो है इस तरीके से जो है कभी कभी आकार ले लेता है। ठीक है। तो ये आकार जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें भर जाता है, बारिश का पानी भर जाता है तो ये भर करके जो है एक तरीके से ये क्रेटर बन जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दो तरीके से होता है। अच्छा, ये क्रेटर झील जो है ये मानव निर्मित नहीं होती, ये प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। ठीक। तो इसमें जो है दृष्टि से देखा जाए तो लोनार झील जो है वो एक क्रेटर झील है और ध्यान रखिएगा खारे पानी की झील है, ये एक खारे पानी की झील है। ठीक है। अगर क्वेश्चन और ये मतलब ये निर्मित कैसे हुई है तो ध्यान रखिएगा ये जो है करीब 50,000 साल पहले जो है उल्का पिंड जो है पृथ्वी से टकराया था। उल्का पिंड से जो है तो उस उल्का पिंड के कारण जो है एक तरीके से बहुत बड़ा गड्ढा हुआ, उस पर फिर बारिश पानी आनी भर गया, तो उस तरीके से जो है ये निर्मित है और ये खारे पानी की जो है झील है। ठीक है। उल्का पिंड द्वारा निर्मित है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा क्रेटर जो है एक बड़ा सा जो है छेद है, एक होल होता है, मतलब एक तरीके से इस तरीके से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जो है विश्व की जो है सर्वाधिक जो है वर्षा वाला स्थान मोसिन राम जो है तो ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए मोसिन राम जो है ये मेघालय में स्थित राज्य है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है वर्षा होती है वो 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है चंदन की लकड़ी के जो है वन जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है
देखिए 4 ऑप्शन से है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा होता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का जो है क्षेत्र है ये नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु ले लीजिए, केरल ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है चंदन का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने जो है मूवी देखी होगी पुष्पा जो है साउथ इंडियन वाली, तो उसमें जो है चंदन की तस्करी करता था, ठीक है, या वीरप्पन जो है चंदन की तस्करी कर सकता है, ये सब उसी क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की जो है काली मिट्टी में जो है निम्नलिखित में से जो है कपास क्या सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए कपास जो है काली मिट्टी जो होती है ये जो है गीली होने पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, गीली होने पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और जब ये सूख जाती है तो दरार नुमा बहुत ज़्यादा हल्की हल्की दरार होती है। तो ये जो है कृषि से संबंधित है, ठीक है, कृषि से संबंधित है। इसमें जो है कपास का उत्पादन जो है प्रचुर होता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है कपास के उत्पादन में। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मात्रा होती है वो है मेंटो मोरिलो साइट की, ध्यान दें, मोंट मोरिलो साइट, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो है प्रगतिशील शिक्षा का जो है आयाम है। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, जहाँ पे जो है सभी बच्चे जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, सभी बच्चे जो है प्रगतिशील शिक्षा वो शिक्षा होती है जहाँ पे जो है बच्चों को जो है संपूर्ण विकास संभव होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को जो है सामाजिक विकास संभव होता है, जहाँ पे बच्चे को जो है बौद्धिक विकास संभव होता है, जहाँ के बच्चे को जो है तार्किक रूप से बुद्धिमान बनाया जाता है, जहाँ पे बच्चे को जो है नैतिक रूप से समझदार बनाया जाता है, नैतिक विकास किया जाता है। तो आमतौर पे जो है इसका जो है सही आंसर देखना है, प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है शिक्षार्थियों को अलग करना। तो देखिए अलग करके जो है प्रगतिशील शिक्षा का जो है प्रावधान नहीं बनाया जाता। प्रकार्यात्मक जो है बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, यह इसका आंसर जो है डी नंबर है। बहुलता और विविधता के लिए सम्मान जो है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। तो देखिए सांस्कृतिक पूंजी बनाते कौन से लोग जो है संस्कृति। तो देखिए प्रकृति जो है बच्चों की जो है शुरुआत परिवार से होती है, यह आपको पता होगा, बच्चों की शुरुआत परिवार से होती है और वहीं से जो है बच्चे सब कुछ सीखना शुरू करते हैं, उन्हीं संस्कृतियों को भी सीखना शुरू करते हैं। तो सांस्कृतिक पूंजी जो है बनाते हैं, उसका आंसर है इसमें परिवार ढूंढिए, इसका आंसर जो है सी नंबर है। परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि जो है ये डिसाइड करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। तो देखिए क्या होंगे, तो शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना, या पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, या चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थियों की जो है त्रुटियों में जो है तुरंत सुधार करना, ठीक है। तो देखिए निदानात्मक उपचारात्मक जो है शिक्षण में शामिल होंगे शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना। ठीक है, सही आंसर इसका ए नंबर है, ये ज़्यादा तर्कसंगत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक जो है शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण जो है निम्नलिखित में से जो है किसकी ओर संकेत करता है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है किसकी ओर संकेत करता है, 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए सही जवाब देना, शिक्षक जो है प्रशिक्षण का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, या एक ऐसी जो है छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों, या छोटे समूह में जो है शिक्षार्थियों को पढ़ाना, या एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो देखिए इसका सही आंसर है सूक्ष्म शिक्षण जो है, ये इसका सही आंसर है बी नंबर। ध्यान रखिएगा बी नंबर। शिक्षक में जो है विश्वास, इससे जो है सूक्ष्म शिक्षण से जो क्या होता है, जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, उसमें जो है विश्वास की भावना पैदा होती है, और वो जो है इससे जो है हम एक तरीके से सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम एक प्रभावी जो है टीचर तैयार करते हैं। ठीक है, आज के लिए जो बस इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो है ये पूछे जा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यानपूर्वक जो है पेपर का जो है निर्माण बनाया गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो है आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स, केवल 50 लाइक्स है। इस लाइक से जो है हम मोटिवेटेड होते हैं, थोड़ा सा हम भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है आपकी तरह। ठीक है, तो ये ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।